मैंने सोचा किसी ने मजाक की होगी, क्योंकि आजकल चलता है अभी फ़ोन पे जो व्हाट्सअप से अलग अलग नंबरों से, मैंने सोचा किसी ने मजाक की होगी। फिर मैंने किसी से इस विषय में सलाह ली, तो उन्होंने बोला भी इस बात को आप गंभीरता से लो और थाने में आप एक एप्लीकेशन दो। तो फिर मैंने एक एप्लीकेशन थाने में दे दी थी। उसके बाद उनकी कार्रवाई चालू हुई और सरकार की तरफ से मुझे सुरक्षा प्रदान की गई। अच्छा, आपको सिक्योरिटी दी? हाँ, एक PSO है जो मुझे दिया हुआ है सरकार की गनमैन द्वारा। आपको एक हाँ, दे दिया। गनमैन। अच्छा, जो एक्सेल सीट को मैं थोड़ा सा दोबारा जानना चाहूँगा, उसमें क्या था? एक वो था और उसमें डेट थी। हाँ, एक्सेल सीट में राइट साइड में मेरे फोटो थी हाँ, और उसकी लेफ्ट साइड में कुछ कोडिंग हो रखी थी। मेरे फोटो के ऊपर टारगेट लिख के एक बॉम्ब की इमोजी लगा के और तारीख लिखी हुई थी। अच्छा भाई, इतने तारीख को हम आपको उड़ा देंगे। हाँ, मतलब डराने वाली घटना है ये। एकदम। एक बार तो माहौल जो होता है, क्योंकि परिवार में सभी को ये लगा कि बहुत ज़्यादा मामला बिगड़ नहीं जाए, कुछ ऐसी घटना नहीं हो जाए, क्योंकि उदयपुर में उस समय एक घटना घटित हुई थी कुछ समय पहले। तो मेरी माँ जिद पर अड़ गई कि मेरे को लेकर जाए SP के पास, मैं बात करूंगी उससे कि भी ऐसा हुआ क्या है आखिर, कि भी इसके पास ये क्यों फ़ोन है। जो माँ के भाव होते हैं वे उसको व्यक्त नहीं कर पाएंगे। मैं हिंदू जगाने आया हूँ, मैं हिंदू जगा कर जाऊँगा, मरते दम तक अपने मुख से जय श्री राम गाऊँगा। फडणवीस जी ने जो गीत लगाया था, वो गीत था कि अब बाबर की छाती पर भगवा तनने वाला है, हट गया त्रिपाल वहाँ पर मंदिर बनने वाला है। आज हमारे साथ चर्चा के लिए उपस्थित है युवा भाजपा नेता वेद व्यास। इनको पाकिस्तान से धमकी क्यों मिली, इनका राजनीतिक विजन क्या है, इनका पारिवारिक बैकग्राउंड क्या है, इन सब को लेकर के हम चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार, मैं ब्रिजमोहन रामावत। आप देख रहे हैं टॉक विद BMR। वेद जी, टॉक विद BMR में आपका बहुत बहुत स्वागत। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे इस लायक समझा और यहाँ बुलाया। जी वेद जी, आपको तहरीक ए तालिबान TTP ने धमकी दी, हम्म, उस पर हम चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं कुछ अन्य एरियाज में आपसे चर्चा करूंगा, जैसे आपके बचपन से लेकर के अब तक की पूरी बात करेंगे। तो मैं शुरू आपके बचपन से करूंगा। आपका बचपन कहाँ बीता, कैसे बीता, आपकी एजुकेशन कहाँ रही, इन सब बातों। बीकानेर का ही जाया जन्मा व्यक्ति हूँ। जी। पुराना शहर पर कोटा, पुश्तैनी मकान बिस्सू के चौक में मेरा। और मेरी शुरुआती जो शिक्षा थी वो अरविंद बाल मंदिर स्कूल में हुई, सेकेंडरी तक की। उसके बाद MM स्कूल में मेरी 12th तक की शिक्षा हुई और कॉलेज मेरी डूंगर कॉलेज में हुई थी। जी, सब्जेक्ट क्या रहा आपके पास? BA में मेरे पास, जब मैंने BA की उस समय मेरे राजस्थानी संस्कृत और पब्लिक एड थी, और MA मैंने संस्कृत में की हुई है। कला वर्ग में आपने कला वर्ग में। स्नातक की। फिर आप राजनीति से जुड़ गए। हाँ, कॉलेज समय में विद्यार्थी परिषद से मैं जुड़ गया था लगभग 2004-05 में। जी। और 2004-05 से लगभग 11-12 तक मैं विद्यार्थी परिषद का कार्य करता रहा। आपके पास अलग अलग दायित्व रहे होंगे हाँ, ABP के। शुरुआती था, उस समय मैं इकाई का अध्यक्ष था। पुराना शहर इकाई जो होते हैं उसका मैं अध्यक्ष था लगभग 3 साल तक। उसके बाद अधिवेशन बीकानेर में हुआ था, विद्यार्थी परिषद का प्रदेश स्तरीय। उसमें मुझे प्रदेश कार्य समिति के सदस्य के रूप में जिम्मेवारी दी गई थी, दायित्व मिला था। उसके बाद 2009 और 10 में मैं विद्यार्थी परिषद महानगर सह मंत्री के रूप में मैंने काम किया। 2010 में जब चुनाव चालू हुए वापस, क्योंकि 2004 से 2009-10 तक चुनाव बंद थे। जो पहला चुनाव शुरू हुआ था 2010 में, उस समय मैंने डूंगर महाविद्यालय से विद्यार्थी परिषद से अध्यक्ष प्रत्याशी के रूप में मैंने वहाँ इलेक्शन लड़ा था। जी, उसका रिजल्ट क्या रहा? रिजल्ट उसमें मैं हार गया था। उस समय कौन जीता था? उस समय मेरे सामने मेरे साथी थे, SFI से जीते थे भागीरथ मोड, अच्छा, जो अभी BJP में है। जो आज हमारे साथ ही भाजपा में काम कर रहे हैं। और पिछले साल तक वो युवा मोर्चा के अध्यक्ष थे देहात के। और अभी आप शहर के अध्यक्ष हैं BJP के। हाँ, मैं अभी शहर का अध्यक्ष हूँ। तो ABVP में आपने काम किया 2011 तक। हम्म, उसके बाद आप युवा मोर्चा में आ गए। नहीं, उसके बाद धार्मिक संगठन थे, उनमें मैं सहयोग के रूप में काम करता था। अच्छा।
दायित्व तो मेरे पास किसी प्रकार का कोई दायित्व 2016 तक मेरे पास नहीं था। ऐसे ही सक्रिय रूप में जहाँ भी भागीदारी निभानी होती थी, भाजपा हो चाहे ये धार्मिक संगठन हो, अपने संघ के जितने भी, उन सब में मैं अपनी भागीदारी निभाता था। 2017 में वापस मैं भारतीय जनता पार्टी का जिला उपाध्यक्ष बना था शहर का। अच्छा, हुँ, मेन संगठन की। हाँ, हुँ, मुख्य संगठन में 2017 में मैं वापस जिला उपाध्यक्ष, भाजपा में आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो मुझे ज़िम्मेवारी के रूप में जो दायित्व मिला था, वो मेरे को 2017 में जिला उपाध्यक्ष के नाते मैंने काम किया था। 2 साल 2.5 साल लगभग मैंने वहाँ पर जिला उपाध्यक्ष के नाते काम किया था। उसके बाद मैं युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष बना था, जो अभी वर्तमान तक हूँ। तो आप पहले मेन संगठन में काम किया, फिर हाँ। युवा मोर्चा में आ गए। तो आपके पास पहले तो मेन बॉडी का अनुभव। उस समय भी मैं युवा मोर्चा की तैयारी कर रहा था। हाँ, उस समय मैं बन नहीं पाया था। उस समय विक्रम सिंह भाटी युवा मोर्चा का अध्यक्ष के रूप में उनको ज़िम्मेवारी मिली थी। उस समय भी बगैर ज़िम्मेवारी के काम कर रहे थे। उसके बाद संगठन ने मुझे भाजपा जिला उपाध्यक्ष की ज़िम्मेदारी दी, तो अपने 2 ढाई साल उसमें निभाए। और 2018 के जो चुनाव हुए थे अपने एमएलए विधानसभा चुनाव, जी, उस समय मुझे चुनाव संचालन समिति का संयोजक बनाया गया था, बीकानेर। पश्चिम विधानसभा। अच्छा, उसके बाद वापस जब संगठन में बदलाव हुआ और नए दायित्व की घोषणा होनी शुरू हुई, तो मन में एक थी कसक कि मेरे को युवा मोर्चा का अध्यक्ष बनना है। तो वापस शुरुआत युवा मोर्चा के अध्यक्ष के लिए प्रयास जो है वो वापस तैयारी शुरू कर दी थी और इस बार मुझे इसमें सफलता मिल गई थी। संगठन मुझे ये ज़िम्मेवारी दे दी युवा मोर्चा अध्यक्ष के नाते, क्योंकि मन में था कि एक बार युवा मोर्चा में भी मेरे को काम करना है। आपके बारे में ये कहा जाता है कि आप संघ पृष्ठभूमि से आते हैं। आपके लिए जितनी भी सिफारिशें की जाती है वो संघ करती है, ऐसा कहते हैं लोग। क्योंकि मेरी शुरुआत विद्यार्थी परिषद के नाते हुई थी जी, और लंबे समय मैंने विद्यार्थी परिषद में काम किया था। उसके बाद जो राजनीति मुख्य विचारधारा जो है भाजपा, उसमें मैंने काम करना स्टार्ट किया था और शुरुआती दौर आप बोल सकते हैं कि नहीं, सिफ़ारिश वग़ैरह ये बातें मेरे को बहुत ज़्यादा सही नहीं लग पाती। मैं इनके ऊपर ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाऊँगा कि भई संघ सिफ़ारिश करते हैं। हाँ, स्वयंसेवक हूँ और रहूँगा हमेशा। ये बात मैं आपके सामने ज़रूर बोल सकता हूँ कि शुरुआत जो स्वयंसेवक के नाते की थी और जब तक इन शरीर में साँस है तब तक स्वयं संग नाते मैं ज़रूर आगे स्वयंसेवक बना रहूँगा। जी। ये कभी सोचा नहीं था कि भई राजनीति में जाएँगे कभी। पर कभी-कभी जीवन में ऐसे कोई मोड़ आ जाते हैं, जब आदमी को लगता है अभी आदमी का जीवन परिवर्तन हो जाता है। कॉलेज जब मैंने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया तब तक भी मेरे मन में कोई ऐसी इच्छा थी नहीं कि भई अपने को कोई राजनीति करनी है या राजनीति क्षेत्र में जाना है। उस समय लगा कॉलेज में गए तो सारे संगठन आते हैं उस समय, तिलक निकालते हैं, जोड़ने के लिए काम करते हैं। पर उस समय विद्यार्थी परिषद की क्योंकि बाकी अन्य संगठन भी आते हैं उस समय, फर्स्ट जी, ईयर का स्टूडेंट होता है, पर विद्यार्थी परिषद की बात मेरे को अच्छी लगी। तिलक लगा के उन्होंने स्वागत किया और सबसे अच्छी बात थी वो नाम के पीछे जी लगाएँगे आप। मेरे को लगा नहीं ये संस्कारी संगठन है, क्योंकि जिस माहौल और जिस परिवेश में शहर के अंदर हमारा परिवेश हुआ, मतलब कि शुरुआती दौर में उस समय हम ये कभी चीज़ें देखी नहीं भई, मारवाड़ी में जिसको बोलते हैं ओछा बोलना। भई ये कभी सुना था नहीं और ना ही कभी किसी को बोला था। विद्यार्थी परिषद की बात मेरे को बहुत अच्छी लगी। जैसे ही परिचय हुआ उसके बाद उन्होंने लगातार जैसे वेद जी, जैसे आप हैं तो ब्रजमोहन जी, ये नहीं है कि वो ब्रजमोहन या ऐसे कोई संबोधन दें जिससे सामने वाले को ऐसे लगे कि यार मेरे को सीधा नाम से बुला रहे हैं। ये विद्यार्थी परिषद की बहुत अच्छी बात थी। तो विद्यार्थी परिषद में जुड़ गए और 4-5 साल विद्यार्थी परिषद में काम किया और शहर में रहते तो आपको पता है यहाँ पर राजनीति का माहौल बहुत गरमाया हुआ रहता है। जी। क्योंकि एक ही परिवार जो दूसरे संगठन का है वो लगातार 40 वर्षों से यहाँ पर काम कर रहा है। तो कुछ ऐसी घटनाएँ घटित हुई, उस कारण से फिर मन में हो गया कि नहीं, ऐसा गलत है। इसलिए अपने को भी अब इस क्षेत्र में आना चाहिए, क्योंकि नहीं तो ये लगातार अगर सहन करेंगे, तो लगातार आपको दबाते रहेंगे और आपको आगे बढ़ने या काम करने का अवसर कभी नहीं मिलेगा। जी, आपने कहा कुछ ऐसी घटनाएँ घट गई। हुँ। थोड़ा-सा बताएँगे आप कौन-सी घटनाएँ घटी? जीवन में कभी-कभी कोई चीज़ें, मेरे फ़ादर साहब थे, जो टीचर थे जी, और पेशे से वो साथ में भी जो
ब्राह्मण का कर्म होता है कर्मकांड, और भागवताचार्य थे, पूजा 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 पाठ। पद्धति वो लगातार करते थे। कुछ घटनाएं ऐसी होती है जिन्हें सार्वजनिक रूप से बता नहीं पाते, ऐसी घटना मेरे साथ भी हुई थी। उस कारण से फिर मन में एक, आप टीस बोल सकते हो उसको कि नहीं यार गलत हुआ ये। उसके बाद फिर सक्रियता के साथ, तो विद्यार्थी परिषद में तो काम कर ही रहे थे, उसके बाद विद्यार्थी परिषद के बाद पूर्व कार्यकर्ता बने, उसके बाद एकदम मन में ऐसी टीस सी बात थी कि नहीं ये गलत हो रहा है। अगर अत्याचार सहन करोगे तो लगातार अत्याचार होगे, और अत्याचार सहन करना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा जुर्म मानता हूं मैं तो। इसलिए फिर ये रास्ता इधर अपनाया। आप राजनीतिक जीवन में आ गए सक्रिय रूप से। एकदम सक्रिय रूप से। अच्छा, आपने कहा कि शहर के परकोटे के अंदर हम रहते हैं, हाँ। वहां पर राजनीतिक चर्चाएं खूब होती है। एकदम। शहर में एक कल्चर है पाटा कल्चर। एकदम। पाटा कल्चर के बारे में कुछ बताएंगे आप? विश्व प्रसिद्ध है पाटा कल्चर। यहाँ पर बैठे बैठे पूरी भारत की राजनीति कर देते हैं, तय कर देते हैं ये लोग यहाँ पर बैठे बैठे, और बड़ा आनंद आता है इन जगहों पर। वहां पर वो बातें होती है जो आपको और कहीं नहीं मिलेगी, एकदम मुखर। जैसे पत्रकारिता होती है ना मुखर, वैसे इन पाटों पर मुखर बातें होती है। अगर किसी का विरोध की भी बात होगी ना तो उन पाटों पर आपको जरूर मिलेगी, एकदम मुखर रूप में। ये नहीं है कि दबे स्वरों में वहां पर बात होती है। चाहे किसी का ही दबदबा हो, चाहे कैसी भी बात हो, चाहे राजनीतिक हो चाहे सामाजिक हो, उन पाटों के ऊपर हमेशा एकदम मुखर आवाज उठती है, और वो आवाज कभी कभी सत्ता भी पलट देती है। अच्छा, हमने ये भी सुना है कि पाटों में चाहे मजदूर है, चाहे टैक्सी चलाने वाला है, चाहे वो कोई बड़ा अधिकारी है, चाहे बड़ा नेता है, सारे लोग उस पाटे पे बैठते हैं और आपस में चर्चा उस लेवल पर करते हैं। इस बात में कितनी सत्यता है? इस बात पर सत्यता के साथ गर्व है मुझे कि मैं शहर के उस कल्चर से आता हूँ जहाँ पर शाम को 6-7 बजे से पहले सब अपने अपने अलग अलग कामों में गए हुए होते हैं। शाम को 6-7 बजे के बाद आप जो लोग हैं वो खाना पीना करके अपना, और अपने घर के काम पूरे होने के बाद जो पाटप पर आते हैं पाटों के ऊपर, तो वहां पर आपको एक धनाढ़ सेठ भी बैठा मिलेगा, आपको अधिकारी के रूप में भी बैठा व्यक्ति मिलेगा, और जो दिन में टैक्सी चलाता है वो भी बैठा रहेगा। सिर्फ बैठने तक की बात सीमित नहीं है, टैक्सी चलाने वाला भी अपनी बात को बड़े ही मुखर रूप से वहां पर रख सकता है, चाहे सामने कोई भी बैठा हो, पाबंदी नहीं है वहां पर। अवसर ये नहीं है कि अभी उसको अवसर नहीं मिलेगा, उसको भी उतना ही अवसर है जितना किसी धनाढ़ या प्रशासनिक अधिकारी को है। ये पार्टी की विशेषता है जहां पर किसी की आवाज दबाई नहीं जाती। वहां कोई अधिकारी नहीं है, पूरे सारे समान लोग हैं। एकदम समानता जो आपको देखने को मिलेगी। आप भी कभी आइए, आपको भी लेकर चलेंगे उन पाटों के ऊपर, और आपको भी लगेगा कि नहीं जो बात मैंने बोली है वो एकदम सत्य बात है। पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में थोड़ा सा जानना चाहूंगा। कैसा आप, मतलब आपका परिवार, क्या आपके परिवार से कोई पहले राजनीति में थे या आप पहले व्यक्ति हो? मेरे परिवार में वैसे कोई राजनीतिक परिवेश नहीं है किसी भी तरीके से। जी। मेरे बड़े भाई साहब जो अभी टीचर है सेकंड ग्रेड, उन्होंने एक समय में 2002 में कॉलेज में महासचिव का इलेक्शन लड़ा था, डूंगर महाविद्यालय से विद्यार्थी परिषद से जी। और वो जीते थे। उसके बाद वो भी कभी सक्रिय रूप से नहीं रहे, और पूरा परिवार नौकरी, व्यवसाय और जो हमारा काम है पूजा पद्धति, उसी के अंदर है। कोई पूरे घर में कहीं पर भी कैसी भी, चाहे वो संगठनात्मक राजनीति, चाहे वो इन मुख्य राजनीति की बात करें उसमें, या कोई फिर आप ऐसा समझ लें जैसे कर्मचारी यूनियन वगैरह, किसी में भी कहीं पर भी हमारा कहीं पर पूरे परिवार का कहीं हस्तक्षेप नहीं है, ना उसमें उनकी रुचि है। पर यह बात जरूर है कि जब मैं शुरुआत की मैंने, तो पूरे परिवार का बहुत ही बढ़िया सहयोग रहा। नहीं तो तकलीफ क्या होती है कॉलेज लाइफ के बाद, जब व्यक्ति करियर के लिए पीछे भागते हैं और परिवार का भी प्रेशर होता है उस समय कि भैया आपकी कॉलेज पूरी हो गई है और अब आप रोजगार की तरफ जाइए। मुझे परिवार का हमेशा सहयोग मिला, और मेरी जो हिम्मत और मेरी जो ताकत बोल सकते हैं वो मेरा परिवार रहा है। उन्होंने मुझे कभी किसी भी चीज की कभी तकलीफ या कोई प्रेशर नहीं था, क्योंकि मैं जिस विचारधारा में काम करता हूं और जिस चौक में मैं रहता हूं जी, वहां पर ऐसा बोल सकते हैं कि मैं पहला यूथ हूंगा जिसने भाजपा से शुरुआत की है। अच्छा। हाँ, मेरा मकान है विश्व के चौक में,
और वहीं पर अभी वर्तमान जो मंत्री महोदय है जी, उनका सारा परिवार भी वहीं पर रहता है। आप उनके बीच में हो? हाँ, एकदम बीच में रहता हूँ। हुँ, वो जब घर से निकलते हैं तो मारवाड़ी कहते हैं ना, समीला हमारे ही लगते हैं उनको। दुआ सलाम होती है आप? हाँ, एकदम होते हैं, उसमें क्या दिक्कत है। हुँ, राजनीतिक रूप से विरोध एक अलग चीज है, सामाजिकता निभानी भी हमारा एक धर्म है। पर राजनीति में कभी सामाजिकता आड़ी नहीं है, क्योंकि मेरे जीवन का एक खुद का एक मूल मंत्र है, राजनीति में संबंध नहीं और संबंधों में राजनीति नहीं। अच्छा क्या बात कही है, बहुत जोरदार बात। क्योंकि जहाँ राजनीति करते हैं वहाँ पर कोई संबंध नहीं है, और ऐसा बहुत बार हुआ है। क्योंकि शहर बहुत छोटा है अपना, जी, विधानसभा जिसमें रहते हैं पश्चिम विधानसभा, उसमें बहुत सारे चौक है, और हमारी जो स्वजाति है उनकी शादी विवाह सारे यहीं पर है, तो बहुत बार प्रेशर भी रहता है। पर राजनीति में कभी संबंध आड़े नहीं आते, और संबंधों में कभी राजनीति नहीं करते। प्रोग्रामों में आना-जाना रहता है। सार्वजनिक कार्यक्रमों में, सामाजिक कार्यक्रमों में कहीं भी टकर जाते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं उन लोगों की तरह नहीं हूँ जो इस बात को नकारते हैं। पर राजनीति में विरोध में इस बात का कहीं फ़र्क नहीं पड़ता। आपने देखा होगा अभी जब रीट का पेपर का मामला हुआ तो सबसे पहला पुतला मैंने जलाया था। इसमें कोई तकलीफ नहीं। जब शिक्षा मंत्री डोटासरा जी, उनकी गाड़ी मैंने अपने उर्मुल चौराहे के पास तकरीबन 2 मिनट के लिए रोक के रखी थी। उससे पहले जब माननीय मंत्री बीकानेर के, जो भी वर्तमान में है कांग्रेस से विधायक, वो साथ में थे गहलोत जी के, और अपने गंगा से रोड हरियाणा होटल की तरफ से निकल रहे थे 2019 में, तो मैंने उनको वहां पर काले झंडे दिखाए। जिस समय रविंद्र रंगमंच के पास में शांति धारीवाल और भी 2-3 मिनिस्टर थे, उसमें वर्तमान विधायक जो हैं वो भी थे, उस समय भी काले झंडे दिखाए। सामाजिकता राजनीति में कहीं आड़े नहीं आती, पर इसका मतलब ये नहीं है कि सामाजिकता निभाने में कोई कंजूसी है, संबंधों में कोई तकलीफ नहीं। जहाँ राजनीतिक विचारधारा की बात आई तो वहाँ आपने एकदम डटकर मुकाबला किया। एकदम डटकर मुकाबला किया है। हुँ, 2008 के चाहे चुनाव हो, चाहे 2013 के चुनाव हो, एकदम खुले मन से, बड़े ही अच्छे ढंग से काम कोई भी करो, उसमें मजा आना चाहिए। ये नहीं हो कि मन में बाद में आए कि यार उस समय कुछ कर देते ना तो बढ़िया रहता। नहीं नहीं नहीं, मन में ग्लानि भाव ही नहीं आना चाहिए बाद में। कर दिया सो कर दिया, मन में खुशी होनी चाहिए कि नहीं अपने वो काम कर दिया है। सोचना किस बात का है, जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं उसमें ईमानदारी और 100% के साथ काम करना चाहिए। बाद कभी भी जब 10 साल 20 साल बाद कभी कहीं बैठे और बात करते हो, तो उस समय बात बताने में झिझक नहीं होनी चाहिए कि 20 साल पहले ये घटना हुई थी, पर उस समय मैं कुछ कर नहीं पाया था। और बात हो तो कोशिश ये न हो कि अभी बात काट के दूसरी बात करें। उस बात को खुलकर बताने में बड़ा मजा आएगा 20 साल के बाद कि मैंने ये किया था उस समय। इसके अलावा आपके शहर का कोई जो फेमस कल्चर और कोई हो, जो वास्तव में बताने लायक हो यहाँ? संतुष्टि। पूरे भारत में आप कहीं भी घूम के आ जाइए, यहाँ के लोग आज भी पैसों के पीछे नहीं भागते। जो 5,000 रुपए कमा रहा है, वो भी उतना ही आनंद ले रहे हैं यहाँ पर जीवन का, जो लाख रुपए महीना कमा रहा है। संतुष्टि मेरे हिसाब से आपको और कहीं नहीं मिलेगी। दूसरा सबसे बड़ा जो मेरे नज़रिए में है, अपनायत। बाकी चीज़ें बोलने में बहुत अच्छी लगती है अपनायत, पर ये हकीकत है कि बीकानेर जैसी अपनायत आपको पूरे भारत में कहीं नहीं मिलेगी। आप किसी से घर का एड्रेस पूछेंगे ना, तो घर तो तक वो छोड़ के आएगा। घर तक आपको छोड़ने आएगा। हुँ, रात को 1 बजे भी अगर आपका काम हो गया, तो अड़ोस-पड़ोस महानगरों की तरह मुँह नहीं छिपाएँगे। पूरा गली मोहल्ला आपके साथ में लगेगा। गली में किसी की डेथ हो गई अगर, तो आपके घर के 24 घंटे की व्यवस्था पूरा मोहल्ला ही सँभालेगा। उस व्यक्ति को सोचने की ज़रूरत नहीं है। उससे बड़ी भी बात, इस परकोटे के अंदर रात को 1 बजे, 2 बजे अगर औरत बारातों से आए जाए और उसके गहने पहनो, उससे कोई भी तकलीफ नहीं है। पर पता नहीं क्यों इन पिछले 4-5 सालों में शहर को नज़र लग गई है इसके लिए, इन चीज़ों के ऊपर, जिसमें मुख्यतः बता रहा हूँ सुरक्षा के ऊपर। औरत आसानी से आराम से घूम सकती थी उस समय, पर अभी जो यहाँ पर प्रशासन, फेलियर प्रशासन बोल सकते हैं हम उसको, आए दिन इस परकोटे के अंदर ऐसी घटनाएं हो रही है, उसको प्रशासन रोकने में नाकाम रहा है, जिसके कारण से यहाँ पर कुछ अशांति का माहौल जरूर बना। किसको दोष देना चाहेंगे? एकदम पूर्ण रूप से जो अभी वर्तमान में यहाँ पर विधायक महोदय हैं, उनको पूर्ण रूप से दोष है।
बीकानेर आपको कभी-कभी जिस बीकानेर में यहाँ पर बगीचों में जो लोग आनंद लिया करते थे, वो आनंद दूसरी तरफ डाइवर्ट होने लग गया। नशे का मुख्य केंद्र बन गया बीकानेर। ऐसे-ऐसे नशे सुनने में आ रहे हैं जो कभी बॉलीवुड, हॉलीवुड बड़े लोग लिया करते थे। मुंबई जैसे महानगरों में उन नशों का प्रयोग हुआ करता था। वो सामान्य रूप से आपको बीकानेर के इन इधर-उधर चाय के खोखों पर मिल जाएँगे आपको। ये सोचने की बात है। इसमें सिर्फ प्रशासन का ही दोष नहीं है, प्रशासन के साथ राजनीति करने वालों का भी दोष है। जो वर्तमान विधायक है, उनको इसके ऊपर शिकंजा कसना चाहिए। क्योंकि अगर युवा अपनी दिशा बिगाड़ लेगा, क्योंकि ये उम्र जो होती है, आपने सुना होगा, 14-15 साल के बाद जिस ग्रुप में व्यक्ति चला जाता है, उसकी सोच वैसी हो जाती है। जी। अगर पढ़ने वालों के साथ वो रहेगा, तो उसका जो आगे का रास्ता है, वो पढ़ने की तरफ रहेगा। और अगर वो इस क्षेत्र में चले जाएँगे नशे वालों के या दूसरे जितने भी बुरे काम हैं, तो उनका वो क्षेत्र वही आगे लगातार क्राइम बढ़ता की दुनिया में जाएगा। चला जाएगा। हाँ, आपने भी देखा होगा, लगातार जो क्राइम हुए हैं, मर्डर जैसी घटनाएं यहाँ पर इस क्षेत्र में होने लगी, ये सोचने का विषय है, क्योंकि इसको छोटी काशी कहा जाता है। आनंद का दूसरा नाम बीकानेर है और कहीं ना कहीं उसको हल्का हल्का ग्रहण लगना शुरू हो चुका है। इसलिए इन दोनों को दोष देना चाहूंगा, चाहे वो राजनीति करने वाले व्यक्ति है वर्तमान में, जिनकी सरकार है और जो भी सत्ता में है, और प्रशासन को। बीकानेर पश्चिम से आप भाजपा से टिकट मांग रहे हैं? जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उस क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ना ही सबका उद्देश्य होता है। उसी उद्देश्य के साथ मैं भी आवेदन करूंगा, पर उसका मतलब ये नहीं कि अगर टिकट नहीं मिला तो संगठन के साथ नहीं है। संगठन के साथ थे, संगठन के साथ हैं और संगठन के साथ रहेंगे। यह एक प्रक्रिया है। अगर उस प्रक्रिया में हमारा चयन होता है तो अच्छी बात है, नहीं तो वापस उसी मुख्य धारा में रहकर कार्यकर्ता बन के काम करेंगे। मान लो आपको टिकट मिल गई, हम्म। आप विधायक बन गए, आपकी क्या प्राथमिकताएं रहेगी शहर को लेकर के? एकदम आपका बहुत बढ़िया सवाल है भाई साहब। ये मुख्य 3 चीजें होती है: शिक्षा, चिकित्सा और न्याय। ये तीनों चीजें अगर अच्छी होगी तो विकास अपने आप हो जाएगा। विकास से ये तीनों चीजें डेवलप नहीं होगी। अगर शिक्षा, चिकित्सा और न्याय, ये तीनों चीजें बहुत बढ़िया ढंग से करने की मेरी कोशिश रहेगी। चाहे यहाँ पर शिक्षा की बात करें, एजुकेशन की, उसका जो भी थोड़ा बहुत सिस्टम सुधारने का प्रयास रहेगा कि यहाँ पर लोग, यह वो बीकानेर है जहाँ से बहुत बड़े बड़े लोग निकले हैं, पढ़ाई के क्षेत्र में भी और अन्य क्षेत्रों में भी। और चिकित्सा, अगर एक व्यक्ति स्वस्थ नहीं रहेगा और उसे आज के युग की अगर चिकित्सा पद्धति से उसका इलाज नहीं हो पाएगा, तो स्वस्थ नहीं रहेगा, तो इस जिले में, इस देश में, इस राज्य में वो अपना सहयोग कैसे कर पाएगा? तो ये 3 चीजें मुख्य रूप से हैं: शिक्षा, चिकित्सा और न्याय। इन तीनों चीजों को सुधारने की आवश्यकता रहेगी और ये मेरी प्राथमिकता रहेगी। आपको एक पाकिस्तान से धमकी मिली, जैसा कि हमने शुरुआत में मैंने पूछा था, हम्म। मैं उस सवाल पर आऊंगा एकदम। कि क्या मामला है? फेसबुक पर मैंने एक पोस्ट डाली थी, वीडियो था। उस वीडियो में पाकिस्तान का ही वीडियो था वो। उसमें पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान या उसके आसपास कहीं एरिया का वो वीडियो होगा। उसमें एक रैली निकल रही थी जिसमें नारे लग रहे थे कि कल बना था बांग्लादेश, आज बनेगा सिंधु देश। ऐसे। अच्छा, ये पाकिस्तान का हाँ, वीडियो पाकिस्तान का ही वीडियो था। अच्छा। और लगभग 15 से 20 सेकंड का वीडियो था। वो वीडियो मैंने जैसे ही अपने फेसबुक पे डाला था, 24 घंटे तक तो सामान्यतः कोई ऐसा रिएक्शन था नहीं, पर 24 घंटे के बाद बहुत ज्यादा रिएक्शन आने शुरू हो गए थे, जिसमें पाकिस्तान से भी लगातार कमेंट हो रहे थे और अपनी तरफ से भी लगातार कमेंट वायरल हो रहे थे। हाँ, वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो गया था, व्यूज भी काफी चले गए थे उसके, शेयर, कमेंट, तीनों चीजें एकदम। उस कारण से फिर 2 दिन बाद मेरे पास व्हाट्सएप पर एक मैसेज आया। उस समय मैं किसी की डेथ में गया हुआ था, तो मेरा फोन घर पे ही था और स्विच ऑफ था। मैं वापस आया, मैंने फोन खोला और सामान्यतः जैसे चेक करते हैं सभी फोन, मैंने भी अपना फोन चेक किया, तो व्हाट्सएप पर 92 कोड, उस कोड से व्हाट्सएप पर मैसेज आए हुए थे। तो मैंने देखा ये कोड है कहाँ का, तो फिर मुझे पता चला ये पाकिस्तान का कोड है। जैसे आपने उसमें सर्च किया? गूगल में सर्च किया, जैसे 91 अपने यहाँ का है तो +92 है जो पाकिस्तान का, वो सर्च किया तो उसमें वो नंबर शो हो रहे थे पाकिस्तान का। फिर मैंने जैसे ही खोला, उसमें तहरीक तालिबान का एक लेटर आया हुआ था, उनका लेटर पैड, उसके ऊपर 4 लाइनें लिखी हुई थी
क्या थी वो लाइनें? उसमें लिखा हुआ था कि भी आपका अंजाम वही होगा जो अन्य लोगों का हुआ है। अगर आप इस विषय पर बोलेंगे, हिंदू, बांग्लादेश, पाकिस्तान के टुकड़ा होने के विषय में अगर आप कुछ बोलेंगे तो आपको भी मार दिया जाएगा, ऐसा उसमें लिखा हुआ था। फिर लगा अच्छा, था। ये लेटर आया आपके हाँ, पास? ओह! उसके बाद इमोजी भेजी थी उन्होंने, बॉम्ब की, गन की, ऐसे करके 3-4 इमोजी भेजी हुई थी। फिर वापस उन्होंने मैसेज भेजा। उसके बाद एक एक्सेल शीट पर, जो कंप्यूटर में एक्सेल शीट होती है, वैसी एक शीट की फ़ोटो खींच के भेजी हुई थी। उसपे मेरा फ़ोटो लगाया हुआ था और इधर कुछ कोडिंग की हुई थी, उसके लेफ्ट साइड में, और ऊपर टारगेट लिख के एक तारीख लिखी हुई थी। मैंने सोचा किसी ने मज़ाक की होगी, क्योंकि आजकल चलता है अभी फ़ोन पे जो व्हाट्सएप से अलग-अलग नंबरों से, मैंने सोचा किसी ने मज़ाक की होगी। फिर मैंने किसी से इस विषय में सलाह ली, तो उन्होंने बोला भी इस बात को आप गंभीरता से लो और थाने में आप एक एप्लीकेशन, तो फिर मैंने एक एप्लीकेशन थाने में दे दी थी। उसके बाद उनकी कार्रवाई चालू हुई और सरकार की तरफ से मुझे सुरक्षा प्रदान की गई। क्या आपको सिक्योरिटी थी? हाँ, एक पीएसओ है जो मुझे दिया हुआ है सरकार की गनमैन तरफ। आपको एक हाँ, दी थी। गनमैन। अच्छा, जो एक्सेल शीट को मैं थोड़ा-सा दोबारा जानना चाहूँगा, उसमें क्या था? एक वो था और उसमें डेट थी। हाँ, एक्सेल शीट में राइट साइड में मेरे फ़ोटो थी हाँ। और उसकी लेफ्ट साइड में कुछ कोडिंग हो रखी थी। अच्छा, उनकी उनकी हाँ, इंटरनल जो हाँ, ऐसे कोडिंग जैसे हो गई। ऐशराज ऐसे करके, फिर कुछ नीचे नंबर लिखे हुए थे, ऐसे करके 3-4 लाइनें लिखी हुई थी और मेरे फ़ोटो के ऊपर टारगेट लिख के, एक बॉम्ब की इमोजी लगा के और तारीख लिखी हुई थी। अच्छा भाई, इतने तारीख को हम आपको उड़ा देंगे। हाँ, डराने वाली घटना है। एकदम। एक बार तो माहौल जो होता है, क्योंकि परिवार में सभी को ये लगा कि बहुत ज़्यादा मामला बिगड़ नहीं जाए, कुछ ऐसी घटना नहीं हो जाए, क्योंकि उदयपुर में उस समय एक घटना घटित हुई थी कुछ समय पहले, जिस समय। कन्हैयालाल हाँ, हत्याकांड। अच्छा, कन्हैयालाल ये उस समय की हत्याकांड। घटना है। हाँ, मतलब कि उसके 2-4 महीने बाद की ये घटना थी। तो ओह! परिवार के मन में भी क्योंकि एक डर तो रहता है, पर आस-पड़ोस में जितने भी लोग थे, सहयोगी थे, साथी, तो उन सब ने हौसला बंधाया और सबके सहयोग से एक हिम्मत बनी कि नहीं, जो हो गया वो तो हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इस शहर ने बहुत प्यार और उस समय मेरे को हिम्मत दी, पूरे शहर ने, और पूरे शहर का सहयोग रहा उस समय कि नहीं, कोई चिंता की बात नहीं है, पूरा बीकानेर आपके साथ में खड़ा है। आपके पास जब आपने फ़ोन खोला और वो एक तहरीक ए तालिबान का लेटर पैड आया हुआ, आपने उसको पढ़ा, तो आपके तुरंत ज़हन में क्या आया? आपने क्या सोचा? तो मुझे उस समय पता नहीं चला कि किस कारण से हुआ है, पर मुझे ये ज़रूर पता था कि इसका होने का कारण हो सकता है मेरे द्वारा जो गीत गाए हुए हैं। और एक बार तो मन में थोड़ा-सा ऐसा लगा कि यार, ये तो मामला गंभीर होने लग गया है, क्योंकि उस समय वो कन्हैयालाल हत्याकांड वाली घटना घटित हुई थी। तो थोड़ा-सा ज़रूर मन में ऐसे डर तो बोल नहीं सकते, सहमने जैसी घटना थी कि थोड़ा-सा मन में ऐसा असुरक्षा का भाव ज़रूर पैदा हुआ था, पर इस बीकानेर ने जो हिम्मत और ताकत दी, उससे वो भाव भी खत्म हो गया। क्या आपको लगा कि जो मैंने गीत गाया उसका कारण एक ये भी हो सकता है? हाँ। या मैं जो अभी आप ये धर्म जागरण यात्रा जो निकालते हैं हर साल, वो भी एक कारण हो सकता है, ये भी सोचा होगा आपने? हाँ, मैं मुख्य कारण मैंने ये सोचा कि भी मेरे गीतों के कारण से, क्योंकि जो यात्राओं में गीत वगैरह बजते हैं हिंदू, वो आपके ही हैं हाँ, उस कारण से मेरे को लगा। और उसपे खूब मिलियन व्यूज़ आए हुए हैं। हाँ, पूरे पूरे बहुत देश भर बहुत में आपके ही गीत बजते हैं जब ऐसी कोई यात्राएँ निकलती है तो। राम जी का राज है और राम जी का राज है, तो ठाकुर जी का आशीर्वाद इस पर दिया मुझे। हालाँकि मैं प्रोफ़ेशनल सिंगर वगैरह नहीं हूँ, ये उद्घोष थे जिनको पूरे भारत के लोगों ने बहुत, सनातन वालों ने इसको बहुत अपनाया और बहुत मेरे को इसके ऊपर प्रेम मिला था। जो आपको अच्छा गीत लगता है और सबसे जो अच्छा चला, उसकी 4 पंक्तियाँ आप गा के सुना सकते हैं हमें? एकदम ज़रूर। वैसे मैंने 5-6 गीत गाए, पर मेरे को 2 गीतों की 2 पंक्तियाँ बहुत अच्छी लगती है। रास तिलक की करो तैयारी, आ रहे हैं भगवाधारी, हर घर भगवा छाएगा, राम राज फिर आएगा। एक तो ये लाइन, और एक लाइन, मैं हिंदू जगाने आया हूँ, मैं हिंदू जगा कर जाऊँगा, मरते दम तक अपने मुख से जय श्री राम गाऊँगा। ये 2 लाइनें जो है मेरे को बहुत अच्छी लगती है, अलग-अलग गीतों की है। अकेला होता हूँ और कुछ भाव होता है, तो ये गीत खुद ज़रूर सुनता हूँ मैं। एक नई ऊर्जा मिल जाती है मेरे को खुद को। तो दीदी आपको ये मतलब एक ये भी लगता होगा कि केवल एक वो वीडियो डालने से नहीं हुआ होगा, हुँ। उसके कारण छोटे-छोटे मिलकर के एक बड़ा कारण हो गया। ये आपको लगता है ऐसा? हाँ, एकदम। हुँ। आपकी इस बात से मैं सहमत हूँ, क्योंकि कोई भी घटना घटित होती है तो उसका बेसिकली बहुत छोटा कारण नहीं रहता, पीछे से शुरुआत रहती है, तब जाकर पूरा माइंड सेटअप उनका भी हुआ होगा और वो घड़ा पूरा उनका भरा होगा। छोटी-छोटी जो गीत की टुकड़ियाँ हैं, जो रील्स वगैरह मैं डालता हूँ, करता हूँ। फिर लास्ट में जो डाली थी, क्योंकि वो उनके मन पर नहीं, उनके दिमाग पर, मन पर, सब जगह चोट थी। क्योंकि पाकिस्तान की स्थिति आपको पता है आज क्या है, जी। और वो लोग ये चाहेंगे नहीं
कि अभी देश का फिर टुकड़ा हो। और मैंने जो उनके ऊपर तंज कसा था, मैंने कहा आप कश्मीर कश्मीर की बात करते रह गए और सिंधु देश की तैयारी चालू हो गई है, और वो वीडियो डाल दिया। और वो वीडियो डाल दिया था। फिर आपके पास दोबारा फिर व्हाट्सएप पे कोई मैसेज वैसेज आया? हाँ, मेरे पास वापस तारीख तो मेरे को एग्जैक्ट याद है नहीं, उस समय अपने हिंदू नववर्ष से एक दिन पहले, जो चैत की नवरात्रि होती है, उससे एक दिन पहले वापस मैं कार्यक्रम में जा रहा था करौली, गाड़ी में बैठा था और उस समय फिर वापस मेरे पास मैसेज आने स्टार्ट हो गए थे। तो फिर मैंने वापस यहाँ पर पुलिस से संपर्क किया, उन लोगों को मैसेज किया, मैंने कहा वैसा भी लगातार वापस मैसेज आ रहे हैं। तो उन लोगों ने वापस उनके जो प्रयास थे, उन्होंने जो प्रयास करने थे, उन्होंने वो प्रयास किया। उन्होंने बोला अभी डरने की बात नहीं है, आपके घर के बाहर भी सुरक्षा दे देंगे। मैंने कहा बात सुरक्षा की नहीं है। जब उन्होंने ये बात बोल दी थी, उसी में मन में संतुष्टि आ गई कि नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। परिवार का क्या रिएक्शन था? जो हर माँ का रिएक्शन होता है, वो मेरी माँ का रिएक्शन था। माँ ऐसी होती है कि उसको अपने बच्चे से ज्यादा कुछ भी नहीं होता और वो बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती है। जब मेरी माँ को ये पता चला, मैंने अपनी माँ को बताया नहीं था कि भी ये ऐसी कोई घटना हुई है। मैंने अपने बड़े वाले भाई साहब को इसकी सूचना दी कि भी इस टाइप की घटना है और मैंने पुलिस में एप्लीकेशन दी। तो मेरी माँ जिद पर अड़ गई कि मेरे को लेकर जाए एसपी के पास, मैं बात करूंगी उससे कि भी ऐसा हुआ क्या है आखिर, कि भी इसके पास ये क्यों फोन है। जो माँ के भाव होते हैं वे उसको व्यक्त नहीं कर पाएंगे। एकदम शुद्ध रूप से मेरी माँ एकदम भावुक थी और उन्होंने बोला मेरे को लेकर जा। अरे मैंने कहा ये सारे जा रहे हैं। माँ ने कहा नहीं, मैं चलूंगी, पूछूंगी उनसे कि भी इसके पास ये मैसेज क्यों आया है। बड़ा इमोशनल माहौल था उस समय। अच्छा, बेटा कितना ही बड़ा हो जाए, माँ को तो बच्चा ही लगता है। बच्चा लगता नहीं, बच्चे ही रहते हैं। आज भी मैं जैसे सामान्यतः कहीं, जैसे पिछली बार एक कार्यक्रम था तिरंगा यात्रा जी, 1 किलोमीटर लंबा तिरंगा का कार्यक्रम था, तो मैं अपनी माँ को मुख्य अतिथि के रूप में मैंने अपनी माँ को वहां पर बुलाया था। ये अभी 15 अगस्त को? नहीं, इससे पिछले साल जो हुआ था, अच्छा। MM ग्राउंड के पास। तो मेरी माँ वहां पर आई हुई थी और 10-20 लोग मेरे पास में खड़े थे कार्यक्रम शुरुआत होने से पहले। तो मेरी माँ ने मेरे को जो घर का निकनेम है उससे आवाज दी, बुलाया और वो सारे पास में कहते कि रोटी खा ली क्या, रोटी क्यों नहीं खाई। तो सारे आसपास वाले देखने लगे। मैंने कहा खड़े कि इनकी भी तो माँ होगी घर पे। वो नहीं बोलती क्या इनको, तो माँ होती है। ऐसा तो माँ ही बोल सकती है। और कोई नहीं बोल सकता आपको। इतना ध्यान भी माँ ही रखती है। हाँ, मैं रात को अगर 1 बजे भी घर पे जाऊं तो मेरी माँ इंतजार करती है, सोती नहीं है आज भी, और पूछती है खाना खा लिया क्या। आपके जीवन की कोई ऐसी बड़ी घटना जो आपको जीवन भर याद रहेगी, ऐसी कोई घटना है आपके जीवन हाँ, की? एकदम जी। राजनीतिक घटना है वो। 2014 में जब लोकसभा के चुनाव थे, जी। उस समय मैंने एक गीत बनाया था, बच्चा बच्चा करे पुकार अब की बार मोदी सरकार, मोदी पीएम कमल निशान मांग रहा है हिंदुस्तान। ये गीत बनाया था और ये मेरा पहला गीत था। अच्छा। हाँ, गीत बनाया था और उस व्हाट्सएप पर भाई यार दोस्तों को भेज दिया कि अभी चुनाव पर इसको काम में लेंगे, डीजे में बजाएंगे, करेंगे। भूल गया था मैं तो उस गीत को रिकॉर्ड करके। बनारस से मेरे पास एक मेरे दोस्त का फोन आया, जहां से उस समय मोदी जी चुनाव लड़ रहे थे। अच्छा। हाँ, मेरे दोस्त का फोन है कि भाई साहब ये गीत बहुत जोरदार है, मैं आपको भेज रहा हूँ, आप सुनना जरूर। मैंने कहा ठीक है, आप भेज दो। उसने मुझे मेरा ही गीत भेजा। जब मैंने उसको सुना, मैंने कहा ये तो मेरे गाया हुआ गीत है। तो मैंने उसको वापस फोन किया। पंकज नाम है उसका, जोधपुर से है। तो मैंने कहा अरे पंकज ये तो मेरा गीत ही है। कि भाई साहब आप झूठ बोल रहे हो। और मैंने कहा नहीं ये मेरा गीत ही है। कि भाई साहब ये आज जो मोदी जी के नामांकन रैली थी उसमें बज रहा था। बहुत बड़ी बात होगी। हाँ, तो मेरे लिए हमेशा याद रहने वाली ये जो पल है अपनी राजनीति में, वो ये पल था कि एक सामान्य सा कार्यकर्ता, मोदी जी को भी पता नहीं होगा, मुझे भी पता नहीं है, मैंने गया यार, कैसे पहुंचा वहां पर, कैसे उस रैली में चला। तो मेरे लिए एक राजनीतिक रूप से नहीं भूलने वाली घटना है, जो मुझे हमेशा सुखद अनुभव जरूर देगी। और जब ये गीत चलता है, जैसे अभी कुछ दिन पहले आपको पता हो, बागेश्वर धाम का जो ऑफिशियल पेज है, चाहे वो फेसबुक का है, इंस्टाग्राम पर है, उस पर जब गीत लगता है तो और थोड़ा मजा आता है। तो वहां भी आपके गीत लगे? हाँ, कौन सा गीत लगा वहां? बागेश्वर वाले बालाजी के श्री चरणों में अर्जी है, भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा, निकली अब ये पर्ची है।
और उससे पहले जो मुख्य अच्छा, ये गीत भी आपने गाया है? हाँ, ये गीत भी मेरे ही गाया हुआ है। और उससे पहले जो अपने मुख्यमंत्री थे महाराष्ट्र के, फडणवीस जी, वो गए थे अयोध्या अवलोकन के लिए। तो उन्होंने भी एक गीत लगाया था, वो मेरा ही गीत था। उस समय और मज़ा आता है जब कोई साथ वाला भेजता है कि देख तेरा गीत है जो उस पेज पे लगा है, तेरा गीत जो है उन लोगों ने लगाया है। जब भारत के चर्चित चेहरे उस गीत को लगाते तो मन में एक वो थोड़ा सुखद अनुभव ज़रूर होता है कि नहीं, मेरे द्वारा जो धर्म के प्रति जो काम किया है वो कहीं न कहीं काम आ रहा है। फडणवीस जी ने जो गीत लगाया था, वो गीत था कि अब बाबर की छाती पर भगवा तनने वाला है, हट गया त्रिपाल वहाँ पर मंदिर बनने वाला है। क्या बात है! तो मन में थोड़ा सुखद अनुभव होता है कि नहीं, शांति मिलती है। तो ये आपके जीवन की अविस्मरणीय घटना है। अविस्मरणीय घटना है। बचपन की ऐसी कोई घटना है, ना भूलने वाली? नहीं, बचपन में ऐसी कोई घटना थी नहीं। बहुत ही सामान्य जीवन जो होता था, वो सामान्य जीवन था, सामान्य परिवार से थे, तो ऐसी कोई घटना हमारे साथ घटी नहीं जो याद रहे। जी, आप हमारे यहाँ पधारे, आपका बहुत-बहुत आभार।